नमस्कार, मैं प्रभात कुमार और बिहार चुनाव पर हमारे इस खास इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के दौरान पूर्णिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की 78 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर बृहस्पतिवार शाम 6 बजे थम गया। शनिवार 7 नवंबर को बिहार के 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होगा। बिहार सरकार के बड़े मंत्रियों और दिग्गज नेताओं के चुनावी अखाड़े में उतरने से बिहार चुनाव का अंतिम चरण बेहद खास बन गया है। इस चरण में सरकार के 11 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में चुनाव होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार का समीकरण कई मायनों में अलग है। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, राजद और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। 2015 में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने भाजपा के उम्मीदवार थे, वहीं कुछ सीटों पर लोजपा के प्रत्याशियों से टक्कर हुई थी। इनमें 41 में से 27 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार का चुनावी परिदृश्य बिल्कुल अलग है। बिहार इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट के अनुसार तीसरे चरण के उम्मीदवारों में कुल 31% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा व कांग्रेस के 76% उम्मीदवारों पर, जबकि राजद के 73%, लोजपा के 43%, जदयू के 57%, बसपा के 26% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं भाजपा के सर्वाधिक 65% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। इसी चरण में विभिन्न दलों के कुल 37 उम्मीदवारों पर महिलाओं के साथ अत्याचार करने के मामले भी दर्ज हैं। उत्तरी बिहार के समस्तीपुर जिले में बागमती नदी के तट पर एक गांव है, गंगौरा। सालाना बारिश के कारण आने वाली बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में गंगौरा एक है। भौगोलिक तौर पर यह गांव मुजफ्फरपुर और दरभंगा से घिरा हुआ है। सिर्फ इसी साल इस गांव में बागमती नदी बढ़ने के कारण लगभग 5 बार बाढ़ आई और यहाँ के लोगों को कई बार अपना गांव खाली करना पड़ा। विभिन्न सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए तटबंधों का निर्माण करवाया, लेकिन इससे भी समस्या कम नहीं हुई बल्कि और अधिक बढ़ गई। हमारी संवाददाता पावनजोत कौर ने इस गांव के लोगों से बातचीत की। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहाँ इधर घर कट गया तो वहाँ मरिया बना, वहाँ भी कट गया तो मैं यहाँ आया। और यहाँ जो है से नदी बहुत पीछे था और हम लोगों के घर जो इंदिरा आवास मिला था वो घराड़ी पे थे, लेकिन वो घर ज़मीन कटते कटते नदी हम लोगों के यहाँ तक पहुँचा दिया है। और यहाँ जो है हम लोग कर्जा महाजन ले करके सोचे जो घर कुछ अच्छा बना लेते हैं ढंगर, लेकिन वो भी हम लोगों को कट गया है। रोड किनारे अभी जितना देख रहे हैं सब बेघर हो गया है, तब ये रोड किनारे भी बनाया, वो भी रोड अब कटने वाला है, उसका घर भी कटने वाला है। बहुत लोग यहाँ से पलायन कर गए, दूसरे गांव में जाके बस गए, जो यहाँ अब नहीं रह रहे हैं। एगो घर नहीं बचल रहा है, सबके घरे घर पानी है। जगह छत है से छत पर है, जगह नहीं है से अपन पानी में डूबा है, खटिया चौकी धोका है। सरकारी स्कूल था वो भी कट गया, मस्जिद था, मुसलमान को कबरगाह था, हिंदू का ब्रह्म स्थान था, ये सारे कट के नदी में विलीन हो गया। लॉकडाउन के दौरान बिहार आने वाले दिहाड़ी मजदूरों को वापस आने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई। बिहार में लगभग 46% आबादी बेरोजगार है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य होने की वजह से और शिक्षा की गुणवत्ता की कमी के चलते एक बड़ी जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है। आमतौर पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, इसके चलते लोग मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं। इसी के चलते पलायन की भी समस्या उत्पन्न होती है। बिहार के लोगों को बाढ़ की समस्या से बाहर निकालने के लिए भी सरकार द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार के सामने कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आप तक लाने के लिए बिहार में मौजूदा NDA सरकार में भाजपा के प्रवक्ता
विनोद शर्मा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने बातचीत की। पहला आपका वाक्य था कि बिहार के लोग विश्वास के साथ, गर्व के साथ जी सकते हैं। क्या ये बात आप उन हज़ारों लाखों लोगों के लिए भी कहेंगे जो बिहारी मजदूर अलग अलग राज्यों में परेशान रहे, पैदल चल के आए? मैं खुद गांव में जाकर कम से कम एक गांव ऐसे गई हूँ जो पूरा गांव प्रवासी मजदूरों का था। उनमें से आप समझ लीजिए एक कहानी शुरू करता था तो 3 और साथ में आ जाते थे। इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि बिहारी गर्व से सर ऊंचा करके जी सकता है? निश्चित रूप से मैं अभी भी कहता हूँ। देखिए, ये एक आपदा थी, विश्व की आपदा थी। ये कोरोना कोई भारत और बिहार के लिए नहीं आई थी, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया था। अमेरिका जैसा महाशक्ति घुटना टेक दिया, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया लॉकडाउन का, ठीक है, हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को तकलीफ हुई, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, कहीं कहीं परेशानियां भी हुई हैं। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय नहीं लिया होता, इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता, तो बिहार और भारत लाशों से पट गया होता। आज केवल लाशें ही लाश नजर आती, दुर्गंध होता पूरे सड़कों पर, क्या रूप होता नहीं जानते। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि इस भारत में करोड़ों लोग मरे हैं, प्लेग जैसे महामारी से, कोलरा जैसे, हैजा जैसे होती थी तो करोड़ों लोग मर जाते थे। ये बताइए कि जो कुप्रबंधन रहा पूरा, जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट जो रहा, यानी 24 घंटे के अंतराल पर, 20 घंटे के अंतराल पर आप गरीब मजदूर से कह दें कि वो लॉकडाउन हो गया है, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत फैसला था जिसका सबसे बड़ा खमियाजा बिहार को, बिहार के मजदूरों को, बिहार की गरीब जनता को भुगतना पड़ा? ये मान लेने में ऐसा क्या हर्ज है? देखिए, मान लेने की बात होती तो मान लेते, लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी सरकार की मजबूरी थी। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा था पूरे विश्व में, भारत में भी इंटर कर चुका था, तो एक महामारी का रूप ले लेता। जो जी सवाल लोग पूछ रहे हैं, मैं पटना की ही बात बता रही हूँ, आपको बहुत दूर दराज भी मत जाइए। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई अब तो फ्री टीका आपको मिल जाएगा, भाजपा की सरकार बन जाएगी, तो उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल पार्टी हमें फ्री बस नहीं दे पाई, हमें रेल का इंतज़ाम नहीं करा पाई, हमें मास्क नहीं दे पाई, जिसने सैनिटाइज़र पे 18% GST लगा दिया, वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमें फ्री मिलेगा। तो ये विश्वास करना जनता के लिए बड़ा मुश्किल है कि उस वक्त आपने इतना कठोर फैसला लिया, जो कि पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन भारत में लगा। 24 घंटे से भी कम फ़र्क पे आपने अल्टीमेटम नहीं दिया जनता को, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो ये बताइए कि वो जनता जिसको बस नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिली, जो पैदल चल के आई, जिसको मास्क नहीं मिला, सैनिटाइज़र नहीं मिला, उसे फिर आप वैक्सीन कह रहे हैं कि मुफ्त मिल रहा है? देखिए, कुछ दिन परेशानी हुई, इससे इनकार नहीं करते, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े स्तर पर खास करके बिहार के लिए योजना बनाई और ट्रेनों की व्यवस्था की गई, बसों की व्यवस्था की गई और लगातार अनवरत बिहार के लोगों को लाया गया। फिर बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं देखा होगा, अब शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि उस समय जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया था, लेना पड़ता किसी भी सरकार को, तो लिया हमने। उसमें परेशानियां हुई, हमारे मजदूर भाई निश्चित रूप से भयभीत हो गए थे कि हम घर से बाहर हैं, क्या होगा, महीनों से लॉकडाउन है, निश्चित रूप से। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी वहाँ सुविधा मुहैया कराई जा रही थी, उनके खाने की व्यवस्था की जा रही थी, पानी की व्यवस्था की जा रही थी, दवा की व्यवस्था की गई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि एक हैवॉक क्रिएट किया गया था कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा, जैसे केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक भय का माहौल पैदा करके बिहारियों को भगाने का प्रयास किया गया, उसका खामियाजा हमारे साथियों को भुगतना पड़ा, जो मजबूरी में पैदल चल दिए या किसी दूसरे वाहन से चल दिए। वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। फंड व अन्य संसाधनों की कमी, शिक्षकों की कमी और शिक्षा को लेकर सरकार का लचीलापन, ऐसे अनेक कारण हैं जिससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और शैक्षिक ढांचा विकसित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में बिहार के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के शिक्षक वर्तमान सरकार के कामकाज से सहमत नहीं हैं। हमारे पत्रकार उमेश कुमार राय ने बिहार से इस विषय पर ग्राउंड रिपोर्ट की है। उमेश का रिपोर्टिंग के दौरान कैसा अनुभव रहा और वो इस विषय पर क्या सोचते हैं, सुनिए खुद उमेश से। बिहार में शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में लगभग नियोजित शिक्षकों की संख्या 4.5 लाख है, जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि उनको समान काम के बदले समान वेतन मिले और उन्हें अस्थायी शिक्षकों जैसी सहूलियतें दी जाएं, मगर बिहार सरकार इन मांगों को कोई तरजीह नहीं दे रही थी, जिससे ये बहुत नाराज थे।
इनका ये भी कहना था कि बिहार में जो अस्थायी शिक्षक हैं उनके जो करीब 2.5 लाख 2 लाख के करीब उनके पद खाली हैं, तो उन पदों पर वो नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं भर्ती है। इसी साल उन्होंने एक लंबा एक प्रदर्शन भी किया था। इससे पहले पिछले साल भी उन्होंने करीब 15 दिन तक प्रदर्शन किया था, मगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा एक जो बहुत दिलचस्प मसला है जो नॉन एडेड स्कूलों का है। बिहार में करीब 700 के करीब नॉन एडेड स्कूल हैं और इन स्कूलों में जो ग्रांट मिलता है वो इस आधार पर मिलता है कि कितने बच्चे उस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में पास कर रहे हैं। मसलन कि अगर पहले दर्जे से अगर एक छात्र पास करता है तो सरकार साल में 3,000 रुपये देगी, वो एक ही बार देगी। अब इन्हीं पैसों में स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्हें तनख्वाह देनी होती है और अगर हिसाब लगाया जाए तो एक स्कूल में 9 शिक्षक और 3 जो है सो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं और अगर 100 विद्यार्थी वहां पे पास करते हैं तो उसके बदले जो पैसा मिलेगा अगर उसका हिसाब करें तो महीने में 2 से 2,500 रुपये उन्हें मिलते हैं। वो इस बार बहुत नाराज थे सरकार से और जब मेरी बात हुई शिक्षकों से तो उन्होंने कहा कि वो एक ग्रुप बना के हर जिले में घूम रहे हैं और लोगों में ये बात पहुंचा रहे हैं कि वे सरकार के खिलाफ वोट दें, क्योंकि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। इसके अलावा कॉलेज एजुकेशन है। कॉलेज एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ वक्त से परीक्षाएं नहीं होती हैं। सेशंस 3 डिले चलते हैं और जो 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल 5 साल 6 साल तक में होता है। 1-2 यूनिवर्सिटीज को छोड़ दीजिए, बिहार में करीब 1 दर्जन यूनिवर्सिटीज हैं, तो 1-2 को छोड़ दे तो बाकी सभी यूनिवर्सिटीज में सेशंस लेट चल रहे हैं और चूंकि लेट चल रहे हैं तो जो छात्र हैं यहाँ पे उनका करियर भी दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि वे बहुत सारे जो सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं इस बीच नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होती है और ये भी पता नहीं होता है कि डिग्री उन्हें कब मिलेगी। हमारे इस बुलेटिन में आप और क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बिहार चुनाव को लेकर हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रही है। आप हमारी वेबसाइट पर ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और यहाँ हमारे YouTube चैनल पर ये रिपोर्ट्स देख भी सकते हैं। धन्यवाद।